हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट करी हैं, जिसमें हम आज के लेक्चर में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 1 एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। हम स्टूडेंट्स यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा डीप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो मेन आपके सिलेबस में टॉपिक्स लिखे होते हैं उनसे ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप बुक देखेंगे ना, बुक में आपको एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट वाइज डिवाइडेड जो सिलेबस है उसमें यूनिट 1 आपको मिलेगी ग्रुप, फिर उसके बाद मिलेगी ग्रुप कंटिन्यूड। तो उसके अकॉर्डिंग नहीं जाकर जो हमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अपना सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें यूनिट 1 में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, तो हम उसकी थ्योरम करते हैं। एंड स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है ये थ्योरम और उससे नेक्स्ट वाली है फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप्स, दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट ऑफ दी पेपर्स में क्वेश्चन आ जाता है, कभी आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, कभी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, कभी लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और ऑल्सो इंटरनल्स होते हैं आपके, तो इंटरनल्स में भी इसके आने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि ये यूनिट 1 का सबसे पहला ही टॉपिक है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम करने से पहले आपने बीएससी में अलजेब्रा पढ़ा होगा, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें देख लीजिएगा ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, स्मॉल डेफिनेशन है, क्वेश्चन ग्रुप वगैरह की, वो सब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब चीज़ यहाँ पे काम में आने वाली है। ये उसका एडवांस लेवल हो गया, देखो एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नेम ही बता रहा है, ठीक है। तो वो सब पढ़ लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसकी एक रिवाइज मैराथन बनाकर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, जिसमें हमारा पूरा जितना भी अलजेब्रा हमने पढ़ा है उसका बेसिक हम उसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो तो, ठीक है। अब हम अपनी थ्योरम पर आ जाते हैं, कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, सपोज जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। हम लेट कर रहे हैं कि जो जी हमारे पास एक ग्रुप है जो फाइनाइट, ठीक है, और एंड पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, और हमारे पास कोई भी एक नंबर पी है जो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। यहाँ पे हमने नोटेशंस में लिखा है, हमने यहाँ पे ये भी लिख दिया है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पी डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ जी, पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल्स टू ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, तो वहाँ पर एक एलिमेंट ए एग्जिस्ट करता है जो ई के बराबर नहीं है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बराबर नहीं है, और जो ए है वो जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और वो जो ए जी को बिलोंग कर रहा है वो किस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि ए की पावर पी इक्वल्स टू ई है, मतलब जो हमारे पास पी था जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा था, अगर उसे हम उस एलिमेंट की पावर में कर देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब हम एक ग्रुप में लेके चल रहे हैं जो फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और एबिलियन भी है, यहाँ पे एबिलियन भी है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। नॉन एबिलियन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे उस थ्योरम को, ठीक है। और तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक जी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और पी हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है जहाँ पर पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, ये पी प्राइम नंबर है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ए जो ई के इक्वल नहीं है और जी को बिलोंग कर रहा है। किस तरह से बिलोंग कर रहा है कि जो ए है, ए की पावर पी जो है वो इक्वल्स टू ई है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। ये सब चीज आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्या है प्रूफ हमारे पास, वी शैल प्रूव द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये वाले जो हमारा स्टेटमेंट है या थ्योरम है उसे हम मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रोसेस से हम अपना प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत सारे मेथड होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने वाले हैं, ठीक है। सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल एबिलियन ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। तो हम यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस चल रहा है हमारे पास कि हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एबिलियन ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर ऑफ जी से लेस है, मतलब हमारे पास जी फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, जितना जो भी ऑर्डर ऑफ जी है इस ग्रुप का जितना भी ऑर्डर है उससे कम ऑर्डर वाले जितने भी ग्रुप्स होने वाले हैं फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स, उन सभी के लिए हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है, ठीक है। ये हम सपोज करके चल रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1, अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो हमारे पास थ्योरम ऑब्वियसली ट्रू होने वाली है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 है मतलब उसमें सिंगल ही एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट अगर ग्रुप बनाना है तो वो ऑब्वियसली ई ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, इसलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास थ्योरम ऑब्वियसली ट्रू होने वाली है। सपोज ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1, अब हम लेके चलेंगे कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी है वो ग्रेटर देन 1 है। अब ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे। क्या क्या केस फर्स्ट है, हमारे पास जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, जो हमारे पास जी ग्रुप है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होने वाला है। और दूसरा केस कि जी के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप या उस एक से ज्यादा प्रॉपर सब ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेके चलेंगे कि उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है।
ठीक है। टेकिंग केस फर्स्ट दैट इज जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप्स, जब जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। अब प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है उसका मतलब क्या है कि उसका ऑर्डर ऑफ जी जो होगा वो प्राइम होगा, क्योंकि अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे, ठीक है। अब प्रॉपर सब ग्रुप्स नहीं है इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। इट इज गिवन दैट पी इज प्राइम, अभी हमें दे रखा है कि जो पी है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि पी हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है। जब पी प्राइम नंबर है इसका मतलब हम क्या लेट कर सकते हैं कि जो पी है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है। देखो ऑर्डर ऑफ जी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और पी भी एक प्राइम नंबर है, तो मतलब पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर सकता है। वी कैन से कि पी डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। अब जब उसे डिवाइड कर रहा है तो पी हमारे पास प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब साइक्लिक होते हैं। तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं, जी से साइक्लिक ग्रुप, जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, बिकॉज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं जी हमारे पास साइक्लिक होगा, क्योंकि हर एक ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर होता है वो हमारे पास साइक्लिक होता है, ठीक है। ये सारी थ्योरम्स हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा अलजेब्रा को, जो आपने किस में पढ़ी थी, बीएससी में पढ़ी थी, क्योंकि वहां से आपकी बहुत सारी थ्योरम्स यहाँ पे आने वाली हैं। और अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि इस थ्योरम में क्या क्या यूज हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इसमें हम कौन कौन सा यूज करें। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। हमारे पास जितनी भी थ्योरम्स जो बैकग्राउंड में हमने पढ़ ली है यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एडवांस है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है कि जी हमारे पास साइक्लिक हो गया है, ठीक है। अब जी साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब क्या है कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी एलिमेंट या हर एक एलिमेंट से जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट ऑफ जी विल बी जनरेटर ऑफ जी, मतलब जी के जो एलिमेंट हैं वो सारे जो ग्रुप है हमारे पास जी उसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट जी का जनरेट कर रहा है ग्रुप जी को, ठीक है। मतलब जो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट लेके चल रहे हैं ए, अगर वो जी में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जी के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, ए होगा, ए की पावर 2, ए की पावर 3, या जो सोन जो भी पावर हमारे पास चल रही है वो पावर होने वाली है, और ये हमारे पास बन जाता है साइक्लिक ग्रुप। और उसे इस तरह से भी लिख देते हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लेट करके चल रहे हैं कि ए ही हमारे पास जनरेटर है जी का, ठीक है। तो लेट ए बिलोंग्स टू जी देन वी हैव, अगर हमारे पास ए जी को बिलोंग कर रहा है तो हम जी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए स्क्वायर A3 डॉट डॉट ए टू द पावर p-1 ए टू द पावर p। और जैसे ही ए टू द पावर p हो जाएगा, p हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी है, इसका मतलब ए टू द पावर p हमारे पास जी ई हो गया, ठीक है। तो ए टू द पावर हमारे पास ए टू द पावर p को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी, क्योंकि p हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी है, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, ये ई आ रही है, ए टू द पावर हमारे पास ई आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो थ्योरम थी वो हमारे पास प्रूव हो गई है, ठीक है। केस फर्स्ट जो हमारे पास था जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, उसके लिए हमने अपनी थ्योरम को प्रूव कर दिया है। अब हम अपना केस नंबर 2 लेके चलेंगे, जो क्या है कि जी के पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जी हैज प्रॉपर सब ग्रुप से एच, यहाँ पे हमने मान लिया है कोई भी सब ग्रुप एच एग्जिस्ट कर रहा है जो प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर का मतलब क्या है कि एक तो वो ई के इक्वल नहीं होगा, और एक पूरा जो ग्रुप है उस जो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप लेके चल रहा है मेन उसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज जब वो प्रॉपर सब ग्रुप है एच, तो एच इज नॉट इक्वल्स टू ई, मतलब खाली नहीं है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, और एच जी के भी इक्वल नहीं है, प्रॉपर है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं अब जो एच है वो ई के इक्वल नहीं है और जी के इक्वल नहीं है, मतलब जी से तो छोटा ही होगा, एक तो सब ग्रुप है और जी के इक्वल नहीं है, मतलब जी से तो छोटा ही होगा। तो ऑर्डर ऑफ एच हमेशा लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी के, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एच लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी के, तो वहां से अगेन दो केसेस बन जाएंगे। कैसे केसेस बनेंगे कि जो हमारे पास पी है, जो हम प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं, वो ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगा या फिर ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करेगा। पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच या फिर पी डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच। यहाँ से हमारे दो केस बन गए, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब इन दोनों केसों को अलग अलग स्टडी करेंगे। अब हम केस नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। इफ p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ h, अगर p जो हमारे पास प्राइम एलिमेंट प्राइम नंबर है वो ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास थ्योरम ट्रू होगी। अब ट्रू क्यों होगी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लेट किया था कि जो ऑर्डर ऑफ h है वो लेस देन ऑर्डर ऑफ g है, और हमने लेट किया था कि जितने भी ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ g होगा उनके लिए हमारे पास थ्योरम ट्रू है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसकी वजह से हमने पीछे लेट करा था। देखो हमने लेट करा है यहाँ पे, द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल एबिलियन ग्रुप्स हुज ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। देखो हमने यहाँ पे लिख भी रखा है ऑलरेडी, बिकॉज H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। देखो जो G है वो हमारे पास फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप्स बनते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होने वाला है, एंड H इज एबिलियन नॉर्मल भी है और एबिलियन भी है। जो हमारे पास G है वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है, उसके जो सब ग्रुप बनते हैं वो नॉर्मल और एबिलियन दोनों होते हैं। तो H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप भी है और एबिलियन भी है, ठीक है। और P हमारे पास डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, ऑर्डर ऑफ H लेस देन है ऑर्डर ऑफ G से, और ऑर्डर ऑफ G को हम मान के चलना है कि ऑर्डर ऑफ G हमारे पास n है, ये हमने लेट कर लिया है ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू n है, ठीक है। तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H, वहां पर हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग हमारी थ्योरम ट्रू थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वहां पर हमारे पास एक एलिमेंट A H में बिलोंग कर रहा होगा। किस तरह से कि जो ऑर्डर
ऑफ ए होगा वो हमारे पास p होगा, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास p होगा, और उसे अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a टू द पावर p इक्वल्स टू e। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, या फिर और यहाँ पे हमारे पास जो a है वो g को बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू p। तो इस तरह से हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में क्या था कि हमारे पास जो p है वो डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करा था तब तो वो सीधा सीधा ट्रू हो रहा था। अब अगर p डिवाइड नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ एच को तो हमें क्या पता है g एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है, और h उसका सब ग्रुप है प्रॉपर, तो h नॉर्मल और एबिलियन दोनों सब ग्रुप होगा, ठीक है। h इज द, ये नॉर्मल का साइन होता है, h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है, बिकॉज अ सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ऐसा हमने क्यों लिखा कि जो सब ग्रुप एबिलियन ग्रुप का भी जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ठीक है। तो h हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो गया g का। अब हमारे पास क्या लिख सकते हैं, जब h g का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो g अपॉन h एक क्वेश्चन ग्रुप बनेगा। अब आपको डाउट रहेगा कि क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, तो क्वेश्चन ग्रुप भी हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ g इज अ ग्रुप एंड h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, g हमारे पास कोई भी ग्रुप है और h कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है g का, देन द सेट g अपॉन h ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ h इन g, मतलब कोई भी हमारे पास सेट है g अपॉन h, वो सेट किसका बन रहा है, कोसेट्स का बन रहा है h इन g में। सारे कोसेट्स जो h के कोसेट्स हैं g में बन रहे हैं, इन इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स, वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट, मतलब जो कोसेट बन रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम g के एलिमेंट से, तो हमारे पास एक ग्रुप बनता है। इट इज कॉल्ड क्वेश्चन ग्रुप ऑफ g बाय h, उसे कहते हैं हम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ g बाय h, ठीक है। g अपॉन h हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप कब बनता है, g हमारे पास कोई ग्रुप है और h हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तब हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बनता है g अपॉन h, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन ग्रुप बना लिया है g अपॉन h, तो g अपॉन h इज अ क्वेश्चन ग्रुप, ऑल्सो g अपॉन h इज एबिलियन एज g इज एबिलियन। अब देखो g अपॉन h हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप बन गया, h हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, g हमारे पास एबिलियन है, तो ये जो पूरा g अपॉन h क्वेश्चन ग्रुप है वो भी एक एबिलियन होगा क्योंकि g हमारे पास एबिलियन है, h हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए पूरा का पूरा ग्रुप हो गया हमारे पास एबिलियन, ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ g अपॉन h निकालें तो आपने क्वेश्चन ग्रुप की थ्योरम पढ़ी होगी बीएससी में कि ऑर्डर ऑफ g अपॉन h होता है ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h से हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ h हमारे पास लेस देन ऑर्डर ऑफ g से, ठीक है। तो ये हमारे पास जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लेस देन ऑर्डर ऑफ g आएगा, कोई भी हमारे पास टर्म है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं g का जो ऑर्डर है वो 3 है और h का ऑर्डर हमारे पास 2 है, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया 1.5, वो ऑब्वियसली लेस देन है 3 से, जो ऑर्डर ऑफ g है, तो हमारे पास ये जो चीज़ है वो लेस देन आ गई ऑर्डर ऑफ g से, क्योंकि ऑर्डर ऑफ h हमारे पास ग्रेटर है 1 से, ठीक है। सिंस p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, अब जो p है वो हमारे ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम, और p डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ h को। हमारे केस यही तो लेके चल रहे हैं कि p ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है। हमने क्या लिया इस केस में कि p ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हमने वहाँ पे कंसिडर कर लिया h हमारे पास कोई भी एबिलियन ग्रुप है या नॉर्मल सब ग्रुप है g का, जिससे हम क्वेश्चन ग्रुप बना रहे हैं g अपॉन h। g अपॉन h का अगर हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ g से, क्योंकि बड़ी ये जो टर्म है ये किसी और टर्म से डिवाइड हो रही है तो ऑब्वियसली उससे छोटा ही होने वाला है, ठीक है। और अब हमें क्या पता है कि हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग कि p डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ g को, और हमारे अजम्पशन के अकॉर्डिंग p डिवाइड नहीं कर रहा ऑर्डर ऑफ h को, ठीक है। तो p जब ऑर्डर ऑफ g को तो डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ h को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे को डिवाइड करेगा। देखो अगर इसे भी डिवाइड कर रहा होता और इसे भी डिवाइड कर रहा होता, ठीक है, तो वो चीज आपस में कैंसिल आउट हो गए, जरूरी नहीं है वो डिवाइड कर रहा हो, लेकिन इसे तो कर रहा है इसे नहीं कर रहा, इसका मतलब इस पूरी टर्म को p डिवाइड करेगा, ठीक है। p मस्ट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। अब जब इसे डिवाइड कर रहा है p तो इसे भी ऑब्वियसली डिवाइड करेगा, तो हेंस p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g अपॉन h, ठीक है। सो थ्योरम इज ट्रू बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, तो हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू हो गई। देखो p हमारे पास इस ग्रुप को डिवाइड कर गया और इस ग्रुप को डिवाइड कर गया, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इंडक्शन हाइपोथेसिस है और इसका ग्रुप हमारे पास लेस देन ऑर्डर ऑफ g भी है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इस ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट a एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी पावर p हमारे पास e आ रही होगी, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट, दैट इज यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू हो जाएगी इंडक्शन हाइपोथेसिस से, दैट इज देयर एग्जिस्ट एलिमेंट hc। देखो hc क्यों लिया है, हमारे पास जो कोसेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो नीचे वाला ग्रुप होता है उसका हम नेमिंग लेते हैं और g जो ऊपर वाला ग्रुप है उसका हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे हमने c लिया है, ठीक है। ये हमारे पास कोसेट बना है और क्वेश्चन ग्रुप में हमारे पास जो कोसेट्स बनते हैं वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो hc है वो एक एलिमेंट बन गया
है G/H का, तो हम वहाँ पे क्या लेके चले कि हमारे पास जो थ्योरम है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट Hc एग्जिस्ट कर रहा होगा G/H में, सच दैट कि जो Hc की पावर p है वो हमारे पास h ही आएगी। h क्या है हमारे पास, इस वाले के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है या कहीं तो जीरो एलिमेंट वो h होता है, तो Hc की पावर p = h आ गई है, ठीक है। या फिर इसे अगर ऑर्डर ऑफ उसमें लिखना चाहेंगे तो ऑर्डर ऑफ Hc हमारे पास p हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी होगी कि ऑर्डर ऑफ हमारे पास a है और इक्वल्स टू हमारे पास समथिंग लाइक m आ रहा है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि a की पावर m हमारे पास कितनी है, e है, ठीक है। a की पावर m हमारे पास e है, मतलब a की पावर m करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो वही सब चीज हमने यहाँ पे आपस में इंटर कन्वर्जन करी है। ये चीज आप किसमें पढ़ के आए हैं, ये चीज आप बीएससी में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास वहाँ पे एक एलिमेंट Hc जो कॉसेट है इसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट कि Hc की पावर p = h आ रही है। h यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है क्वेश्चन ग्रुप का, और इसे दूसरी फॉर्म में लिखना चाहे इंटर कन्वर्जन करके तो ऑर्डर ऑफ Hc = p आ गया है, ठीक है। ऑल्सो हमें क्या पता है Hc की पावर p = h है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि Hc की पावर p = h आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि Cp हमारे c की पावर p जो है वो हमारे पास h में बिलोंग करेगी, ठीक है। और c की पावर p हमारे पास जब h में बिलोंग कर गई तो बाय लैग्रांजेस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि c की पावर p की पावर ऑर्डर ऑफ h हमारे पास आइडेंटिटी होगा। ये हमारे पास कोई भी एलिमेंट है c की पावर p जो हमारे पास h में बिलोंग कर रही है, तो हमें लैग्रांजेस थ्योरम में कह सकते हैं कि c की पावर p की पावर ऑर्डर ऑफ h हमारे पास आइडेंटिटी होगी। ये हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम कहती है। लैग्रांजेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। देखो हर एक सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसके सब ग्रुप के जो ऑर्डर होंगे वो जो हमारे पास मेन ग्रुप है जिसके सब ग्रुप बनाया उसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी हमने यही करा है कि हमारे पास लैग्रांजेस थ्योरम से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखो लैग्रांजेस थ्योरम से यहाँ पे ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, Hc की पावर p = h था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Cp हमारे पास h में बिलोंग कर रहा होगा। तो लैग्रांजेस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि Cp की पावर ऑर्डर ऑफ h कर दें, वो h में बिलोंग कर रहा है, इसकी पावर अगर ऑर्डर ऑफ h कर देंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास एक्सपोनेंट की कंडीशन होती है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है और यहाँ पे पावर में इस तरह से दो टर्म है, तो उससे चाहे ऐसे लिख दें या फिर इस तरह से लिख दें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ऐसे करा है, ऑर्डर ऑफ h को अंदर ले लिया, p को हमने बाहर ले लिया, ठीक है, = e चल रहा है। अब c की पावर ऑर्डर ऑफ h को हमने मान लिया है कि d है, जहाँ पे c हमारे पास बिलोंग कर रहा है g को, ठीक है। तो d की पावर p = e आ गया है, ठीक है, d की पावर p = e आ गया। इससे हमारे पास जो थ्योरम है वो प्रूव हो रही है, थ्योरम प्रूफ हो रही है। यही तो थी हमारे पास कि हमारे पास कोई एलिमेंट a एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी पावर p हमारे पास e हो, ठीक है। तो वो चीज हमारे पास आ गई, यहाँ पे a की जगह d है, सेम ही तो चीज है, और जो d है वो हमारे पास g में बिलोंग कर ही रहा है, तो हमारे पास थ्योरम तो प्रूफ हो रही है, ठीक है। अब हम क्या केस लेके चलेंगे कि हमारे पास d की पावर p = e है, तो यहाँ से हमारे पास दो केस आएंगे यहाँ से भी कि d = एक बार e हो सकता है और d एक बार = e हो सकता है। तो दोनों केसेस के लिए हम क्या लेके चलेंगे, अलग अलग केसेस लेके चलते हैं। पहले वी ऑब्जर्व दैट d विल बी इन g इफ d इज नॉट इक्वल टू e। अब जो d है वो g में कब होगा, जब d e के इक्वल ना हो। अगर e के इक्वल हो गया, अगर d इक्वल टू e हो गया तो g के अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएंगे e, और ऐसा हो नहीं सकता। g के अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएंगे e, और ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि d हमारा e के इक्वल नहीं होगा, तभी हमारे पास g जो है वो g में एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम ये लेके, अब हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि d हमारे पास e के इक्वल है। अगर ये अलग कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, गलत आ गया, तो हम कह सकते हैं कि d e के इक्वल नहीं है और d हमारे पास g में बिलोंग कर रहा है और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम अपोजिट लेके चल रहे हैं। सपोज इफ पॉसिबल d = e, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो d हमारे पास e के इक्वल है, तो हम देन क्या लिख सकते हैं कि Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h, Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h, हम यही तो लेके चल रहे थे, c की पावर ऑर्डर ऑफ h, यहाँ पे कॉसेट बना दिया अपना h मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h, बस ब्रैकेट हटा दिए, और c की पावर ऑर्डर ऑफ h हमारे पास d है, ठीक है। और d हम किसके इक्वल लेके चल रहे हैं, e के, तो h e हो गया, और h की अगर e में मल्टीप्लाई कर देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो h आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन ग्रुप है G/H, उसमें ऑर्डर ऑफ Hc क्या है, p है, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप में ऑर्डर ऑफ Hc हमारे पास p तो आया है, देखो ये लिख रहा, क्वेश्चन ग्रुप में हमारे पास ऑर्डर ऑफ Hc = p आया है, ठीक है। तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन आ रही है कि ऑर्डर ऑफ Hc हमारे पास p है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास h आ गया है। ऑर्डर ऑफ किसका, Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h निकाला है, तो यहाँ पे h आ गया है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ Hc = p है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h, Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h = h आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि p मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ h। इसे हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज आ गई है एक साथ, Hc की पावर ऑर्डर ऑफ h = h आया है इस वाली कंडीशन से, और एक ऊपर कंडीशन है ऑर्डर ऑफ Hc = p है, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि Hc की पावर p = e,
ये चीज़ लिख सकते हैं, एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है, इन दोनों चीज़ों को अगर कंबाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो P है वो मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ H। देखो दोनों सेम जगह है, HC, इधर पावर ऑर्डर ऑफ H है, इधर पावर P है, मतलब P डिवाइड कर रहा होगा ऑर्डर ऑफ H को, तो P मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन। हम क्या लेके चले थे कि P डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ H को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास P डिवाइड कर गया ऑर्डर ऑफ H को, मतलब हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो D है वो E के इक्वल, यहाँ पे E के इक्वल लेके चले थे, E के इक्वल नहीं है, ठीक है, D इज नॉट इक्वल्स टू E और D की पावर P इक्वल्स टू E है, और हेंस हमारी जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। देखो आपको ना यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक ये जो क्या हुआ क्वेश्चन ग्रुप के बाद तक, ठीक है। इसके बाद जो ये सब हुआ है ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको बाई चांस एग्जाम में नहीं याद रहे तो आप थोड़ा बहुत अपने पास से करके और थोड़ा बहुत स्किप करके कर दीजिएगा। मेन जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है ना, जहाँ पे हमने मेन 4 केस बनाए हैं, पहले 2 केस बनाए, फिर दूसरे वाले केस के 2 केस बनाए, वहां तक कर दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। वहां तक हो जाएगा तो आगे का आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो थ्योरम है कॉचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप वो आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। क्या है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर कोई भी ग्रुप है जिसका प्राइम ऑर्डर है तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा। इन अ साइक्लिक ग्रुप ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज जनरेटेड बाय सम और ईच एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में हर एक एलिमेंट जनरेटेड होता है अपने ही किसी एलिमेंट के या हर एक एलिमेंट से, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। हर एक एबिलियन ग्रुप का अगर सब ग्रुप निकालेंगे तो वो नॉर्मल होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन है और लैग्रांजेस थ्योरम है, ठीक है। ये सब मैंने बता दिए। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।